नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। बुधवार 27 मई की खबरों में हम देखेंगे वर्जीनिया के एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर शूट कर दी गई गुजराती महिला मेघनाबेन पटेल की मौत के मामले में हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासों की जानकारी। साथ ही जानेंगे कि डीएचएस के एक नए मेमो के कारण अब असाइलम के लिए फेक स्टोरी पेश करने वाले लोगों के साथ साथ उनके इमिग्रेशन लॉयर पर भी शिकंजा क्यों कस सकता है। और अंत में बात करेंगे एक अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन ट्रक ड्राइवर के द्वारा किए गए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद फ्लोरिडा ने कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन राज्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ सूट फाइल किया था उसका क्या फैसला आया। पिछले शनिवार को वर्जीनिया में जिन्हें शूट कर दिया गया था वह गुजराती महिला मेघना पटेल की मौत के मामले में टीजीआई को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां प्राप्त हुई है। पिछले लगभग 13 साल से अमेरिका में बसे मेघना पटेल के परिवार को पहचानने वाले उनके एक परिचित के अनुसार जिस स्टोर में उन्हें गोली मारी गई थी वहां वे कभी कभार ही जाया करती थी। वर्जीनिया के नॉरफॉक में स्थित जिस स्टोर में 23 मई को शूटिंग हुई उसे असल में रोज कोई दूसरा ही व्यक्ति खोलता था, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण मेघना पटेल ने उसे आराम करने के लिए कहा था और खुद ही स्टोर खोलने के लिए चली गई थी। शूटिंग होने से कुछ मिनट पहले ही मेघना बहन के पति उपेंद्र पटेल उन्हें स्टोर पर छोड़कर गए थे। फैट फिलीज नामक इस स्टोर में मेघना पटेल के परिवार की पार्टनरशिप थी और वे कई सालों से इससे जुड़ी थी। जब हत्यारा स्टोर में दाखिल हुआ तब मेघना बहन वहां पर अकेली ही मौजूद थी। उन पर कई राउंड फायर किए गए थे जिसके कारण पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस गुजराती महिला की मौत हो गई थी और उन्हें मौका वारदात पर ही मृत घोषित किया गया था। उन पर पहली गोली चलाई गई तब ही मेघना पटेल फ्लोर पर गिर गई थी और उसके बाद भी हत्यारे ने कई राउंड उन पर फायर किए थे। यह स्टोर भी वैसे सुबह 9 बजे ही खुलता था, लेकिन समर सीजन के कारण थोड़े दिनों पहले ही इसे 8 बजे खोलना शुरू किया गया था। अगर ये स्टोर 9 बजे खुलता या फिर मेघना बहन उस दिन स्टोर पर ना गई होती तो शायद उनकी जान बच जाती। 47 साल की मेघना बहन का अंतिम संस्कार 29 मई को सुबह 10 बजे वर्जीनिया में ही किया जाएगा। मेघना पटेल एक बेटे और एक बेटी की माता थी। उनके पति भी अमेरिका में स्टोर चलाने का काम करते हैं। उनका परिवार 2013 के आसपास अमेरिका आया था और वे शुरुआत से ही वर्जीनिया में रह रहे थे। यह परिवार मूल रूप से महसाना जिले के जंत्राल गांव का निवासी है। मृतक के पिता करसन भाई पटेल ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि मेघना बहन को महज आधा घंटा पहले ही स्टोर पर छोड़कर उनके पति दूसरे स्टोर पर गए थे। यह कपल अलग अलग स्टोर में काम करता था। मेघना बहन को जानने वाले लोगों के अनुसार वे मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव की थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मेघना बहन पर किए गए शूटिंग की पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी फुटेज अब काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ 26 सेकंड में ही हत्यारे ने मेघना बहन से कुछ बात करने के बाद उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। मेघना बहन के गिर जाने के बाद हत्यारा कैश रजिस्टर के ऊपर चढ़ गया था और वहां से भी उसे कुछ शॉट्स फायर किए थे और फिर क्राइम सीन से भाग गया था। यह शूटिंग सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई थी। पुलिस ने 26 मई को मृतक के साथ साथ हत्यारे की भी पहचान पुख्ता की थी। मेघना बहन को गोली मारने वाले शख्स की उम्र सिर्फ 20 साल बताई गई है। स्टोर में शूटिंग करने से पहले उसने बाहर अपने सौतेले पिता को गोली मारी थी और उसके बाद वह अपनी कार लेकर क्राइम सीन से भाग निकला था। हालांकि पुलिस हत्यारे को पकड़ती उससे पहले ही वह अपनी कार में मृत पाया गया था और उसके शरीर पर गोली लगने का निशान भी था। वैसे तो अमेरिका में इस तरह की जितनी भी शूटिंग होती है वह रॉबरी के इरादे से ही की जाती है, लेकिन मेघना बहन की हत्या के पीछे ऐसा कोई कारण जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि उन्हें शूट करने के बाद हत्यारा बिना कुछ लिए ही स्टोर से भाग निकला था। मेघना बहन पर पिछले शनिवार को फायरिंग हुई थी, लेकिन लोकल पुलिस ने उनका नाम नहीं बताया था, इसलिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी इस घटना से अनजान थे। मंगलवार को जब ये खबर इंडिया पहुंची तब भी ये नहीं जाना सका था कि ये घटना कहाँ हुई है और शूटिंग क्यों की गई थी। हालांकि सोमवार रात से ही इस घटना के मैसेज और वीडियो अमेरिका के व्हाट्सएप ग्रुप से वायरल होने शुरू हो गए थे।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपना बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी होने वाली कोई अनहोनी पूरे परिवार को अंदर तक हिला कर रख देती है। अब तक अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रॉबरी या चोरी करने वालों से खतरा था, लेकिन मेघना बहन के साथ जो कुछ हुआ उसे देखते हुए लग रहा है कि अब भारतीयों को सनकी लोगों से भी सावधान रहना होगा। पिछले 4-5 सालों में जितने भी भारतीयों ने अमेरिका में असाइलम मांगा है, उन सभी पर अब डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। असाइलम मांगने वाले गुजराती, पंजाबी और हरियाणा के अधिकांश लोगों ने इसके लिए फेक स्टोरीज बताई है और अब ये सभी लोग डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के रडार पर है। इस मामले में 26 मई को एक मेमो जारी किया गया है, जिसमें आइस के अटॉर्नीज को असाइलम के झूठे केस फाइल करने वाले इमिग्रेशन वकीलों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका की सरकार अब असाइलम के झूठे दावे कोर्ट में पेश करने वाले इमिग्रेशन अटॉर्नीज के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है, जिसमें उन्हें इमिग्रेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोकने से लेकर जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल करना भी शामिल है। ये मेमो डीएचएस के जनरल काउंसिल जेम्स पर्सिवल द्वारा जारी किया गया है। इसमें इमिग्रेशन कोर्ट में असाइलम के फेक दावे करने वाले इमिग्रेशन अटॉर्नीज को टारगेट करने के लिए कहा गया है। असाइलम मांगने वाले लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि ट्रंप किसी को भी ग्रीन कार्ड नहीं देने वाले, लेकिन ये लोग केस को जितना हो सके उतना लंबा खींच कर अमेरिका में रहना चाहते हैं, जिसके लिए वकीलों को सामान्य फीस देनी होती है। सरकार ने वर्क परमिट भी दिया होने के कारण वे कानूनी रूप से अमेरिका में रहकर काम भी कर सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े लाखों केसों की संख्या घटाने और अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को झूठा केस करने से रोकने के लिए अब ट्रंप सरकार ने कमर कस ली है। डीएचएस के इस मेमो में किसी नई पेनल्टी या फिर नियम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इतना जरूर स्पष्ट किया गया है कि आइस वाले अब असाइलम के लिए फेक स्टोरी देने वाले इमिग्रेंट्स के साथ साथ उनके वकीलों को भी शिकंजे में लेंगे। असाइलम के लिए फेक स्टोरी देने वाले, उसे तैयार करने वाले या फिर सबूत खड़े करने वाले लोगों को अब 4,730 से लेकर $11,823 तक की सिविल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इस मेमो में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कई वर्षों से लाखों इलीगल एलियंस अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम में फ्रॉड करते आ रहे हैं और ऐसे सबसे ज़्यादा फ्रॉड इमिग्रेशन कोर्ट में ही होते हैं। डीएचएस के मेमो में ये भी स्पष्ट किया गया है कि असाइलम बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में ही मिल सकता है, लेकिन अब तो हर कोई इलीगल एलियन इसके लिए अप्लाई करने लगा है और उनके वकील कोर्ट में ऐसे दावे कर रहे हैं कि असाइलम मांगने वाले को अपनी होम कंट्री में राजनीतिक या अन्य कारणों से टॉर्चर किए जाने या फिर उस पर झूठा मुकदमा चलाए जाने का डर है और इसीलिए वो अपने देश वापस नहीं जा सकता। अमेरिका में रहने वाला कोई भी इमिग्रेंट असाइलम के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकता है, लेकिन असाइलम कोई हक नहीं है कि हर कोई इमिग्रेंट उसे प्राप्त कर सके। अमेरिका के कानून के अनुसार देश में लीगली या इलीगली किसी भी तरह से आया हुआ एलियन 1 साल के भीतर असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि असाइलम पाने के लिए उसे अपने देश में जान का खतरा होने के पर्याप्त सबूत देने पड़ते हैं। अमेरिका में असाइलम मांगने वाले भारतीयों की अगर बात करें तो अधिकांश लोगों ने खुद को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होने या फिर किसी विशेष धर्म में मानने के कारण भारत में खतरा होने की झूठी स्टोरी खड़ी की है। इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास अपनी स्टोरी को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है और कुछ लोगों ने तो खुद के गे होने के भी दावे किए हैं। इसके अलावा ज़मीन मकान के झगड़े या फिर लव मैरिज के कारण भारत में अपनी जान पर खतरा बताने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। असाइलम फ्रॉड करने वाले इमिग्रेशन अटॉर्नीज के खिलाफ अमेरिका की सरकार ने पहले भी कड़ी कार्यवाही की है, जैसे कि 2023 में न्यूयॉर्क के एक वकील ने फेक असाइलम एप्लीकेशंस तैयार कराने और क्लाइंट को कोर्ट में सवालों के क्या जवाब देने हैं इसकी ट्रेनिंग देने के मामले में गुनाह कबूल किया था। 2021 में फ्लोरिडा के एक तथाकथित इमिग्रेशन अटॉर्नी को असाइलम की सैकड़ों फेक एप्लीकेशंस फाइल करने के बदले 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी और 2019 में न्यूयॉर्क के क्वींस के एक इमिग्रेशन अटॉर्नी को असाइलम फ्रॉड के केस में 5 साल की जेल की सज़ा हुई थी।
डीएचएस का कहना है कि इस संबंध में कानून होने के बावजूद आइस के वकील इसका खास उपयोग नहीं कर रहे, जिससे असाइलम के फेक दावों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका अब जीरो असाइलम की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने इमिग्रेशन कोर्ट्स में जजों की बड़े पैमाने पर छटनी करके जो सफाई की है, उसके कारण अब जज किसी को असाइलम देने से बच रहे हैं, क्योंकि सबको नौकरी जाने का डर है। इसके अलावा जो नई नियुक्तियां की जा रही है, उसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के समर्थक है। असाइलम के केस को अब 2-4 हियरिंग में ही खत्म किया जा रहा है और रिमूवल ऑर्डर के बाद अमेरिका ना छोड़ने वाले लोगों को लाखों डॉलर के जुर्माने का नोटिस भेजकर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार असाइलम को मजाक बता चुके हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि असाइलम मांगने वाले लोग इकोनॉमिक इमिग्रेंट है और वे केवल डॉलर कमाने के लिए अमेरिका आते हैं। बाइडेन के कार्यकाल में असाइलम मांगने वालों को 5 साल का वर्क परमिट मिलता था, जो ऑटोमेटिक रिन्यू भी हो जाता था, लेकिन ट्रंप ने इसके वैलिडिटी घटाकर 1.5 साल की कर दी है और ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी बंद हो चुका है। ऐसे में परमिट खत्म हो उससे पहले ही कई लोगों को फाइनल रिमूवल ऑर्डर मिल जाए, ऐसी भी संभावना है। असाइलम का केस लंबा खींचने के लिए लोग आखिरी वक्त पर स्टेट बदलने की भी ट्रिक आजमाते हैं, लेकिन अब उस पर भी जल्द ही सख्त नियंत्रण लगाए जाने की पूरी संभावना है। फ्लोरिडा ने कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के खिलाफ जो लॉसूट फाइल किया था, उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला इलीगल इमिग्रेंट्स को कमर्शियल ट्रक चलाने का लाइसेंस देने के खिलाफ का था। फ्लोरिडा में पिछले साल एक भारतीय अनडॉक्यूमेंटेड ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह द्वारा किए गए एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो जाने के बाद ये केस किया गया था। फ्लोरिडा का दावा था कि आरोपी हरजिंदर के पास अमेरिका में लीगल स्टेटस न होने के बावजूद कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन द्वारा उसे ट्रक चलाने का लाइसेंस दे दिया गया था। फ्लोरिडा के टर्न पाइक में हुए इस हादसे में 18 व्हीलर ट्रक चला रहे हरजिंदर ने गलत यू टर्न लिया था, जिससे एक मिनी वैन उसकी ट्रक से टकरा गई थी और उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे पर अमेरिका में काफ़ी पॉलिटिक्स भी चला था। फ्लोरिडा का दावा था कि हरजिंदर को गलत तरीके से ट्रक चलाने का लाइसेंस दिया गया था, जिसकी वजह से 3 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल हरजिंदर जेल में है। उसने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इस केस की ट्रायल की तारीख भी अभी तक तय नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। फ्लोरिडा ने जिन 2 डेमोक्रेटिक स्टेट्स के खिलाफ केस किया था, उसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी टिप्पणी के खारिज कर दिया। इस केस को पहले से ही पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज किए जाने के बाद अब ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स आथमेर ने इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन को टारगेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस केस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हो, पर फिलहाल अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस ले पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। फ्लोरिडा के इस लॉ सूट में ऐसा दावा किया गया था कि डेमोक्रेटिक राज्य फेडरल इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करके लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। ये राज्य ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को कमर्शियल वाहन चलाने का लाइसेंस दे देते हैं जिन्हें ना तो ठीक से ट्रेनिंग मिली है और ना ही वे रास्ते पर लगे साइन बोर्ड्स को समझ सकते हैं। फ्लोरिडा का दावा था कि डेमोक्रेटिक राज्यों से लाइसेंस लेने वाले ये ड्राइवर्स अमेरिका के अन्य राज्यों में भी घूमते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। इस लॉ सूट को आयोवा समेत 16 रिपब्लिकन राज्यों का समर्थन भी मिला था। हालांकि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन राज्य के वकीलों की दलील थी कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाने का कोई मतलब ही नहीं है। वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल ने इस लॉ सूट को पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए इसमें लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया था। अमेरिका में पिछले साल अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय ट्रक ड्राइवर्स द्वारा किए गए हादसों के कारण ट्रंप सरकार ने कैलिफोर्निया समेत अन्य राज्यों को निशाना बनाया था। अमेरिका में ट्रक चलाने का काम करने वाले सबसे ज़्यादा भारतीयों ने कैलिफोर्निया से ही लाइसेंस प्राप्त किए हैं।
इस संबंध में कुछ कथित घोटाले भी सामने आए थे और कैलिफोर्निया ने सख्त कदम उठाते हुए हजारों लाइसेंस को होल्ड पर भी रख दिया था। अनडॉक्यूमेंटेड ट्रक ड्राइवर द्वारा किए गए एक्सीडेंट्स और लाइसेंस लेने के लिए की गई कथित अनियमितताओं के कारण ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेंट्स को कमर्शियल ट्रक का लाइसेंस देने के नियमों को बहुत सख्त बना दिया था, जिसकी वजह से हजारों भारतीय ट्रक ड्राइवरों को ये काम बंद करने की भी नौबत आई थी। हालांकि सरकार द्वारा बनाए गए इमरजेंसी रूल्स को फेडरल कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट ने उन पर अस्थायी रोक भी लगाई थी। पहले अमेरिका के कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स असाइलम मांगने वाले और रेफ्यूजी वर्क परमिट होल्डर्स को भी कमर्शियल ट्रक चलाने का लाइसेंस जारी किया करते थे। हालांकि ट्रंप सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और कानून बनाया कि केवल कुछ प्रकार के वर्क परमिट होल्डर्स ही लाइसेंस ले सकते हैं। फ्लोरिडा ने इस मामले में जो केस किया था उसमें दलील की गई थी कि हरजिंदर ने जो एक्सीडेंट किया था उसे टाला जा सकता था। राज्य के अटॉर्नी ने यह भी दावा किया था कि हरजिंदर को न तो इंग्लिश आती थी और ना ही उसे ट्रैफिक साइंस की कोई नॉलेज थी। ये केस अक्टूबर 2025 में फाइल किया गया था। फ्लोरिडा की दलील थी कि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसे राज्यों की पॉलिसी के कारण फ्लोरिडा पुलिस का काम बढ़ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस दावे को खारिज किया तब उसके दो कंजर्वेटिव जजेस ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। इस मामले में जस्टिस थॉमस ने टिप्पणी की थी कि राज्यों के बीच के विवाद को सुनना जरूरी था और जिस इलीगल एलियन को इंग्लिश समझ में ना आती हो और रोड साइंस का नॉलेज ना हो उसे 80,000 पाउंड वजन वाला ट्रक चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे एनआरआई से जुड़ी हुई हर खबरों का पूरा विश्लेषण। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।